हेलो नमस्कार क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स। तो कैसे हो क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आपकी एसएसटी की जो न्यू बुक आई है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि सेशन 2026-27 में एनसीईआरटी ने न्यू किताब जारी की है सभी सब्जेक्ट की क्लास एट्थ की। तो आज हम एसएसटी की जो आपकी न्यू बुक आई है समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे का दूसरा चैप्टर है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, इसके टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दे दिया है क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन लंबा है। तो जिन जिन बच्चों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लेना, फिर आप ये वाली वीडियो देखना। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 में यानी भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण चैप्टर से रिलेटेड आज हम इसके टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो जिन जिन बच्चों को वीडियो पसंद आया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं। तो चलिए हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वाला चैप्टर आपके कम से कम 8 से 9 वीडियो में कवर होगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। इससे पहले बता दूं कि मैंने ये पहला वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया। आपकी जो न्यू बुक है ये समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, इसका पहला चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, यह मैंने पूरा करवा दिया है, प्लीज़ जाके देख लेना। और आज हमारा ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इसके टॉपिक्स भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। इसका इंट्रोडक्शन ये सब मैंने करवा दिया था आपको पार्ट 1 में, प्लीज़ जाके देख लेना, फिर से नहीं करवाऊंगा। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, यानी 11वीं शताब्दी से यानी मध्यकाल के इतिहास का प्रारंभ हो गया 11वीं शताब्दी से। ठीक है, और हिंदू कुश पर्वत के पार से हुए आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को एक नया रूप दिया। निसंदेह भारत ने इससे पहले भी कई युद्ध देखे होंगे, किंतु इस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के लोगों द्वारा किए गए आक्रमण अभूतपूर्व थे। ठीक है, देखिए फिर क्या हुआ कि जब आपको हिंदू कुश पर्वत पर जो आक्रमण हुआ था ना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि जो हिंदू कुश पर्वत हैं इनमें कुछ आक्रमण हुए थे जिन्होंने भारत के पूरे पॉलिटिकल मैप राजनीतिक मानचित्र को एक नया रूप दे दिया, सीमाओं का विभाजन कर दिया। ठीक है, निस्संदेह भारत ने बहुत पहले बहुत से युद्ध लड़े होंगे, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से जो बाहर से लोग आए थे यानी जो मुगल आए थे, उन्होंने यह आक्रमण बहुत भयावह रूप से किया था। इनमें से कई मालवार, मध्य एशियाई, तुर्क, अफगान थे, यानी जो मुगल थे ना उनमें से कई तुर्क थे, कुछ अफगान थे। यह आक्रामकता केवल भारत के अतुल्य धन और साम्राज्य के विस्तार के उद्देश्य के साथ नहीं थी, यानी यह जो अफगान, तुर्क, मुगल आए थे, केवल भारत के धन को व साम्राज्य को लूटने नहीं आए थे, अपितु यह आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के बल पर अपने पथ मजहब के स्वयं के संस्करण का प्रसार करने के धंधे से भी आए थे। यानी ये अपने धर्म, इस्लाम धर्म यानी अपने मजहब, अपने धर्म को भी का धंधा करने आए थे, यानी अपने धर्म को फैलाने भी आए थे, ये केवल धन के लिए नहीं आए थे। आइए अब इस अध्याय में हम 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक भारत के नियंत्रण परिवर्तित परिदृश्य के बारे में जानेंगे, यानी हम इस चैप्टर में 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो जो भारत के इतिहास में हुआ था हम वो जानेंगे। तो यह देखिए पहले एक मैप है, मैं आपको मैप समझा दूँ। देखिए यह पहले का मैप है, जब यह बहुत पहले का मैप है, लगभग 13वीं शताब्दी का मैप है, जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक हुआ करते थे। ठीक है, अफगानिस्तान भी। ये देखिए यह ऊपर पेशावर है, यह आधुनिक पाकिस्तान में है, और ये जूनागढ़ है, ये गुजरात में है, दौलताबाद ये आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है, और ये बेलूर है, मदुरई है, और ये हाली बिंदु है। ठीक है, ये आपके साउथ में पड़ जाते हैं, और ये आपका जाजनगर है, और ये आपका जौनपुर है, ये ग्वालियर है जो आपका ये बीच में पड़ जाता है, और ये दिल्ली है। ठीक है, तो ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, आपके इस चैप्टर में नाम इनका आएगा। तो चलते हैं। देखिए यह एक पिक्चर है कुतुब मीनार की, और कुछ एक स्तंभ बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी ये पिक्चर वाली होगी ना, आपके पेपर में कई पिक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में एक अगली अलग से मतलब जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पिक्चर है ना उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में केवल हम टॉपिक करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का उदय व पतन। इसमें मतलब जब मुगल यानी जो इस्लाम धर्म के जो शासक आए थे, मुगल आए थे, वो सबसे पहले दिल्ली में आए थे, फिर दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया था। हम पढ़ेंगे कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे की, उसका उदय कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, कैसे निकला। तो देखिए यहाँ हम दिल्ली सल्तनत से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जिसकी स्थापना 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद हुई थी। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना मुगलों ने कब की थी? 1192 में। किसको हराकर? राजा पृथ्वीराज चौहान, अपने नाम सुना होगा उनको हराने के बाद, जिन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर शासन किया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर पश्चिम यानी इस क्षेत्र पर शासन किया था, इस पूरे क्षेत्र पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था, सिंपल उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, और जिन्होंने इस सल्तनत ने तुर्क, अफगान मूल के 5 क्रमिक विदेशी राजवंश का शासन देखा। ममलुक गुलाम वंश का था जो, और खिलजी, तुगलक, सदै और लोधी। देखिए जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो 5 विदेशी राजवंश भारत में आए, इनका शासन शुरू हो गया। 5 राजवंश थे, कौन कौन से थे? एक गुलाम वंश थे, खिलजी थे और खलजी थे, तुगलक थे, सदै थे और लोधी थे। ठीक है, नाम याद कर लेना इनका, थोड़ा डिफिकल्ट है फिर भी नाम याद कर लेना। जहाँ उत्तर भारत के कुछ भाग दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए, यानी इन्होंने उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया के कुछ भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। वहीं पूर्व में पूर्वी गंग और दक्षिण में होयसुल जैसी पड़ोसी राज्य ने विस्तार को रोका, और यह कला, संस्कृति, प्रशासन के संपन्न केंद्र के रूप में भी उभरे। यानी उन्होंने
पूर्व यानी ईस्ट और दक्षिण यानी साउथ, इन क्षेत्रों पर भी अपना राज्य का विस्तार किया। यह जो क्षेत्र थे ना, पूर्व और जो दक्षिण का क्षेत्र, यह कला का क्षेत्र था, यह सांस्कृतिक का क्षेत्र था, यानी हम पर कला दिखती है, संस्कृति अधिक पाई जाती थी। दिल्ली नगर ने उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी दिल्ली आज देश की राजधानी, आप सभी को पता होगा, लेकिन दिल्ली बहुत पहले समय से ही एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, तो उस समय भी दिल्ली ने एक राजनीतिक केंद्र के रूप में भूमिका निभाई। सल्तनत काल राजनीतिक अस्थिरता एवं क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा। यानी जब ये मुगलों ने अपना शासन किया था, यानी सल्तनत काल, तो यहाँ पर यह क्षेत्र जो दिल्ली का क्षेत्र था, यहाँ लोगों के बीच राजनीतिक अस्थिरता थी, क्षेत्रीय विस्तार के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध रहा। यानी मुगलों ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयत्न किया, ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया। यानी सल्तनत काल में राजनीतिक अस्थिरता रही, क्षेत्रीय विस्तार के प्रयास किए गए। इसके परिणाम स्वरूप सैन्य अभियान चलाए गए, यानी सेना द्वारा अभियान चलाए गए, जिनमें गांवों एवं नगरों पर आक्रमण किए गए, मंदिरों व शिक्षा के केंद्र को लूटा और नष्ट कर दिया गया। तो सल्तनत की स्थापना के बाद गांवों व नगरों पर आम जनता पर आक्रमण किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, शिक्षा केंद्र को तोड़ा गया, उन्हें लूट लिया गया, नष्ट कर दिया गया, ठीक है। एक ये चित्र है, इसके बारे में हम अपने चित्र वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन ने उत्तर व मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्रों पर सैन्य अभियान चलाकर अनेक नगरों को लूटा। देखिए, जो ये मुस्लिम शासक हुआ करते थे, ये सैन्य अभियान चलाते थे, अपने साथ सेनाओं को ले जाया करते थे। एक ऐसा ही सैन्य अभियान था 14वीं शताब्दी में, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन ने उत्तर व यानी नॉर्थ और मिडल इंडिया में चलाया। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ व मिडल इंडिया के विस्तृत क्षेत्रों पर सैन्य अभियान चलाया, वहाँ के शहरों यानी नगरों को लूटा। साथ ही उसने मंगोल सेनाओं के कई आक्रमणों को विफल किया। यानी उस समय मंगोल भी हुआ करते थे, उन्होंने मंगोलों के साथ भी युद्ध किया। मंगोल भारत को अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाने का प्रयास कर रहे थे, यानी मंगोल भी उस समय भारत को अपना गुलाम बनने का प्रयास कर रहे थे। उसके गुलाम सेनानायक मालिक काफूर ने सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक किया। यानी जो उनके गुलाम थे, सल्तनत के गुलाम, जो एक सैनिक थे, उनका नाम था मलिक काफूर, उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत यानी पूरे मुगलों के विस्तार के लिए प्रयत्न किया, यानी उन्होंने भी उसकी मदद की। मार्ग में स्थित कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, यानी मुगलों के रास्ते में जो जो राज्य आते गए, उन्होंने उसको लूटा, उन पर कब्जा किया। उसके द्वारा लूटी गई संपदा ने सल्तनत के विशाल सैन्य तंत्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। यानी मुगल जो जो लूटते गए, उससे उन्होंने अपनी सेना तैयार करी, आर्थिक रूप से वे ताकतवर होते गए और उन्होंने अपनी सेना तैयार करते गए, जिसने कई हिंदू केंद्रों पर आक्रमण किया, जैसे श्रीरंगम, मदुरई, चिदम्बरम, संवत, रामेश्वर। यानी उन्होंने क्या किया, सल्तनत के जो शासक हुआ करते थे, मुगल शासक, उन्होंने हिंदू केंद्रों को आक्रमण बनाया, उन्होंने जय जय टेम्पल थे, उनको भी नष्ट किया, ठीक है। कुछ दशकों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है। कुछ दशकों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया। इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली पर शासन किया तो दिल्ली की सीमाओं को बढ़ाया, अपने और अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया। मौर्य साम्राज्य के पश्चात बहुत समय बाद संपूर्ण उपमहाद्वीप एक ही शासक के अधीन रहा। यानी जब मौर्य साम्राज्य भारत में समाप्त हो गया, तो मतलब मौर्य साम्राज्य के समाप्ति के बाद ना केवल एक ही शासक था जिसके अधीन ये पूरा क्षेत्र रहा था, एक ही राजा था। यद्यपि यह प्रभुत्व महत्वपूर्ण था, किंतु अल्पकालीन सिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, परंतु उन्हें प्राय दोषपूर्ण विधि से निष्पादित किया। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन उन्होंने उसे दोषपूर्ण विधि से बनाया, ठीक है। ऐसी ही योजना तैयार की गई, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि एक राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जिसे उस समय देवगिरी कहा जाता था, जो आज संभाजी नगर के निकट स्थित है, ठीक है। उस योजना में क्या था कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया गया। संभवतः उसे लगा कि यह अधिक केंद्र में स्थित होने के कारण साम्राज्य पर अधिक अच्छा नियंत्रण प्रदान करेगी। यानी उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में इसलिए ट्रांसफर कर दिया कि उन्हें लगता था कि इससे वह अधिक शासन कर पाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली से दौलताबाद में ट्रांसफर करने से उन्हें और अधिक मुनाफा होगा, ठीक है। लोगों को 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के लिए विवश किया गया। जब ट्रांसफ़र किया गया तो लोगों को मजबूरन 1000 किलोमीटर तक दूरी तय करनी पड़ी। उस समय ना वाहन हुआ करते ना कुछ, और कुछ वर्षों के बाद यह योजना विफल हो गई, यानी यह योजना अनसक्सेसफुल हो गई, बेकार चली गई उनके द्वारा। तो उसने राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, तो उन्होंने फिर से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया राजधानी को। कुछ स्रोतों के अनुसार दोनों स्थानांतरण में अपार जनहानि हुई। यानी जो ये ट्रांसफ़र किया गया राजधानी को, कभी दौलताबाद ले गया, कभी दिल्ली ले आया गया, तो इससे कई लोगों की मृत्यु हुई और जनहानि हुई। एक और उदाहरण था कि सांकेतिक मुद्रा का आरंभ, जहाँ सस्ते तांबे के सिक्के को सांकेतिक मुद्रा घोषित किया गया। यानी इस समय सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे के सिक्के का प्रचलन चालू हो गया। उन्हें चांदी व सोने के सिक्के को समान मूल्य में का माना गया।
जो ये तांबे के सिक्के थे उनको चांदी के सिक्के व सोने के सिक्के जैसा माना गया, ठीक है, उनके मतलब मूल्य बराबर हो गए। यद्यपि यह प्रगतिशील विचार था, यद्यपि यह एक अच्छी सोच थी, किंतु उस समय इसने व्यापार में भ्रम उत्पन्न किया तथा लोगों को तांबे के नकली सिक्के बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये योजना अच्छी भी रही होगी, लेकिन इसने व्यापार में भ्रष्टाचार यानी भ्रम उत्पन्न कर दिया। लोगों ने फिर क्या किया, नकली तांबे के सिक्के बनाने का इस्तेमाल किया, क्योंकि चांदी व सोने के सिक्के तो लोग नहीं बना सकते नकली, क्योंकि चांदी व सोना आसानी से नहीं मिलता, लेकिन तांबा तो आसानी से मिल जाता था, इसलिए लोगों ने तांबे के सिक्के नकली बनाए। इसने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। सुल्तान व उनके दरबारी अभिजात वर्ग भव्य महलों में रहते थे, यानी महलों में कौन रहते थे, सुल्तान रहते थे, उनके दरबारी रहते थे, अभिजात वर्ग। उस समय एक अमीर वर्ग हुआ करता था जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता था, जो महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे और रत्न जड़ी आभूषण तथा उत्तम भोजन का आनंद लेते थे, आभूषण पहनते थे, अच्छा भोजन खाते थे ये लोग। यह संपत्ति मुख्यतः सैन्य अभियानों से प्राप्त कर, यानी जो ये अमीरी गुजार रहे हैं ना, यह सैन्य अभियान यानी लोगों को लूट कर करते थे ये सब। साधारण जन विजित क्षेत्रों पर लगाए गए करों यानी टैक्स से जो पैसा आता था उनसे ये सब चीज़ें करते थे। एवं गुलाम व्यापारों में भागीदारी से प्राप्त करते थे, यानी यह सब पैसे टैक्स से प्राप्त करते थे, लूट मार से पैसे प्राप्त करते थे, इन चीज़ों से पैसे प्राप्त करते थे। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि गुलाम व्यापारी में भागीदारी से प्राप्त होती थी। गुलाम व्यापारी जैसे कि गुलाम बनाए गए व्यक्ति मुफ्त में श्रम करते थे, उन्हें दूरस्थ मध्य एशिया कर बेच दिया जाता था, यानी गुलाम व्यापारी क्या होता है? गुलाम व्यापारी वह होता है जैसे सुल्तान किया करते थे कि कुछ गुलाम लाया करते थे, गुलाम से काम करवाया जाता था और जो गुलाम को पैसे मिलते थे ना काम के बदले, वो कौन रखता था? सुल्तान। और फिर क्या किया जाता था? उन गुलामों को मध्य एशिया में बेच दिया जाता था। लेकिन लूटपाट ने व्यापारिक नेटवर्क या कृषि उत्पादन को प्रभावित किया, यानी जो ये लूटपाट हुई थी ना, इसने व्यापार को भी प्रभावित किया और कृषि उत्पादन को भी प्रभावित किया। इस अवधि में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू मंदिरों में पवित्र पूजनीय मूर्तियों व चित्रों पर कई प्रहार हुए, यानी जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, सुल्तानों ने क्या किया, हिंदू और बौद्ध, जैन, इनकी कई पवित्र मूर्तियों को लूटा, इनको प्रहार किए गए इन पर। इस प्रकार का विनाश न केवल लूटपाट से वरन बुद्ध शकीन से प्रेरित था, ठीक है, बुद्ध शकीन से प्रेरित था। कुछ सुल्तानों ने जजिया भी लगाया था, यानी कुछ सुल्तानों ने जजिया भी लगाया था। जजिया यानी यह एक टैक्स का नाम हुआ करता था, ठीक है। जजिया क्या था? एक प्रकार का टैक्स था जो गैर मुसलमान प्रजा पर सुरक्षा प्रदान करने व सैन्य सेवा से छूट देने के बदले वसूला जाता था। यानी यह जो सुल्तान हुआ करते थे, लोगों से जजिया टैक्स इसलिए लिया करते थे, यह लोग जो लोग मुस्लिम नहीं हुआ करते ना, जो हिंदू हुआ करते थे, बौद्ध हुआ करते थे, पारसी हुआ करते थे, इनसे जजिया नामक टैक्स लिया करते थे और कहते थे कि हम इस टैक्स के बदले आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको सुरक्षा देंगे, सेफ्टी देंगे। जो व्यावहारिक रूप से शासक पर निर्भर करते हुए थे। यह भेदपूर्ण व आर्थिक बोझ व सार्वजनिक अपमान का कारण बन जाता था, यानी जो लोग गैर मुस्लिम थे उन पर आर्थिक बोझ भी था, सार्वजनिक अपमान का भी कलंक था। इसने प्रजा को इस्लाम पथ पर अपनाने के लिए एक आर्थिक व सामाजिक प्रोत्साहन को दिया, यानी जो ये सुल्तान हुआ करते थे, ये टैक्स लगाते थे, इसलिए लोग अपना धर्म परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो जाते थे, आर्थिक व सामाजिक भेदभाव से बचने के लिए। 14वीं सदी के अंत में तैमूर, जो कि मध्य एशिया का एक क्रूर तुर्क मुगल आक्राता था, ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर घातक प्रहार किया। यानी 14वीं शताब्दी के अंत में एक तैमूर नाम का एक क्रूर तुर्क मुगल आक्राता था। उसने क्या किया? उत्तर पश्चिम भारत यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आक्रमण किया और दिल्ली पर घातक प्रहार किया, ठीक है। उस समय दिल्ली एक समृद्ध नगर थी, यानी उस समय दिल्ली बहुत एक समृद्ध नगर थी, फली फूली। जैसा कि उसने अपनी आत्मस्मरण पर लिखा, यानी उस समय के जो मुगल हुआ करते थे अपने एक आत्मस्मरण लिखा करते थे, क्योंकि हर व्यक्ति को मरना होता था, इसलिए वह लिखते थे, अपनी एक जीवनी लिखाते थे ताकि आने वाली पीढ़ी उसके बारे में पढ़ सके। उसके दो उद्देश्य थे, काफिरों के साथ युद्ध करना एवं उनकी धन संपत्ति को लूट कर कुछ प्राप्त करना। यानी उसके जीवन का दो उद्देश्य थे। काफिरों नाम याद करना, उसका उद्देश्य था कि वह काफिरों के साथ युद्ध करे और उन्हें हराकर धन संपत्ति उन्हें लूट कर प्राप्त करे। बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की उसने, उन्हें गुलाम बनाया और नगरों को खंडर में बदल दिया उसने। तैमूर अपार लूट के साथ भारत से लौटा, ठीक है। पीछे केवल अराजकता कर दी उसने, अराजकता फैला दी, तहस नहस कर दिया उसने। उसके उपरांत लोधी वंश आया, उस तैमूर के बाद लोधी वंश आया। लोधी वंश ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत में अंतिम राजवंश कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1 नंबर में आता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था, तो वो था लोधी वंश। यद्यपि तब तक भारत के भीतरी अन्य राजरों एवं राजवंशों के बढ़ते प्रतिरोध के कारण दिल्ली सल्तनत का क्षेत्रफल अत्यंत सिकुड़ गया। यानी जब लोधी वंश दिल्ली में आया तो तब तक दिल्ली में कई राजपूत राजवंश की स्थापना हो चुकी थी और लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो इसी कारण दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे सिकुड़ता गया, ठीक है। तो यह था दिल्ली सल्तनत का अंत, सिंपल। अब हम अगले टॉपिक में अगली वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इसमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से राजवंश थे, कैसा उसका अंत हुआ। सिंपल, प्लीज़ इसको एक बार फिर से देख लेना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम अगला टॉपिक करेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध, यानी लोगों ने दिल्ली सल्तनत का कैसे कैसे विरोध किया, कैसे उनको दबाया गया, तो हम वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, यानी पार्ट 3 में।